सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, सियासत एक बेरहम खेल है जहां दोस्तियां और दुश्मनियां बदलती रहती हैं। कुछ भी पायदार और कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता। मुफाद और इक़्तिदार कुछ भी किसी भी वक्त तब्दील करने का हुनर जानते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमारे नए सदर ममलिकत का ओहदे का हलफ उठाना है। आसिफ अली ज़रदारी साहब दूसरी बार ओहदे का हलफ उठाकर पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जहां एक जानिब नून लीग ने आसिफ अली ज़रदारी को वोट दिया, तो वहीं पर दूसरी जानिब सदारती इंतखाबात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे। ये वही जस्टिस आमिर फारूक हैं कि जिनकी अदालत में आसिफ अली ज़रदारी भी बतौर मुल्ज़िम पेश होते रहे और ज़मानतों की दरख्वास्तें ज़ेर समात रहीं। लेकिन अब आसिफ अली ज़रदारी को ज़मानत भी मिल चुकी है और वो इस वक्त रियासत के सरबराह भी बन चुके हैं। दूसरी जानिब 19 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। आसिफ अली ज़रदारी ने काबीना से हलफ लिया। अच्छा नाज़रीन, काबीना तो बन गई, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि क्या ये काबीना जो है ये पिछले 16 माह की काबीना की कारकर्दगी से कुछ मुख्तलिफ कर पाएगी? क्या जो अवामी मुश्किलात हैं उनमें कोई कमी होगी? क्या बैसाखियों पर खड़ा जो सेटअप है ये लंबे अरसे तक चल पाएगा? क्योंकि अभी तो आगाज़ है, लेकिन अभी से बहुत से लोगों ने शुकूक व शुबात का इजहार करना शुरू कर दिया है और बरमला इजहार करना शुरू कर दिया है कि ये सेटअप कितनी देर तक चल पाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सिद्ध साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और राना एहसान अफजल साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा सिप्तैन खान साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर, नए सदर आ गए हैं और आपकी जमात के जो सदर हैं अब वो साबिक सदर हो गए हैं। बड़ी तनकीद हो रही है, आपकी जमात के जो सदर थे जो कि साबिक सदर बन चुके हैं, क्या कहेंगे आप, कैसी कारकर्दगी थी उनकी बतौर सदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, उन्होंने आइन को कहीं भी वायलेट नहीं किया। अब आपकी ये परसेप्शंस हैं या आप जिस तरह आप कोई ख़ुद आइन को टिल्ट करना चाहे तो वो तो एक अलहदा चीज़ है। प्रेसिडेंट ने कहा कि जिस तरह ये आखिरी बात उन्होंने की कि जो रिज़र्व सीट्स हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो बैक्ड बाय पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी पहले हो जाए, बट इलेक्शन कमीशन ने उसको डिले किया और आज तक वो देखें वो मामला सिर्फ लटक नहीं रहा, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उन सीट्स को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद उन्होंने सेशन कॉल कर दिया और उन्होंने आईनी जिम्मेदारी पूरी करके और वो चुप करके चले गए। अब तनकीद बराए तनकीद जो हजरात करना चाहें वो तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन देखें इस वक्त चलें, आपकी बात से मैं ये देखता हूं कि प्रेसिडेंट भी बन गए। तहरीक इंसाफ हमारी थोड़ी सी इमोशनल है वो लेकिन देखें प्रेसिडेंट, आपने मुझसे सवाल किया कि ये थोड़ी सी से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी आपकी इजाजत से। जी अच्छा, आप बिल्कुल, आपको पूरा राइट है डॉक्टर साहिबा, आपको पूरा राइट है डिसएग्री करने का, लेकिन मुझे अपना व्यू पॉइंट देने का मुझे भी राइट है ना। मैं ये समझता हूँ कि आपने यहाँ से दोबारा शुरू करें ना, आपने कहा तहरीक इंसाफ थोड़ी सी इमोशनल है, जी वहां से कंटिन्यू कीजिए। मैंने कहा थोड़ी सी इमोशनल वो क्यों है, उसका भी तो बैकग्राउंड है ना कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी को आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को आप रेड कार्पेट दे के कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आए बिस्मिल्लाह इलेक्शन लड़े, दूसरों को कह रहे हैं कि कांटों पे चल के आए, उनके टांग और हाथ बांध के, और दूसरों को फ्री रिंग में उतार के और आप उनसे बॉक्सिंग करवा रहे हैं। तो जब ये फ्रस्ट्रेशंस अंदर में आएंगी, देखें इलेक्शन आपने क्यों कराया, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के लिए ना, कि अवाम के फ़ायदे हों। चले आपके प्रेसिडेंट आ गए, फेडरल कैबिनेट आ गई, सीएम्स आ गए, प्रोविंशियल कैबिनेट्स आ गई, अभी आगे गवर्नर्स आ जाएंगे, लेकिन देखने वाली ये है कि आपने अवाम को डिलीवर क्या करना है, आप अवाम को रिलीफ क्या दे रहे हैं, क्या वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की वो आपके ऊपर पूरी आ रही हैं? क्या आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दो पॉलिटिकल पार्टीज या चार जो मेन आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया? जब ये सारी डिप्रेशंस फ्रस्ट्रेशंस आएंगी तो फिर वो कहीं तो निकलनी है। और फिर इसके अलावा अच्छा, अब ये कल का एहतजाज था, चलो इस पे पकड़ धकड़ हुई, उन्होंने कहा जी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। अब बात यह है कि आप
आपको फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? मतलब ये वो बातें हैं कि हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, मुल्क में स्टेबिलिटी आती, ये एहतजाज वगैरह ना होते, चाहे वो 18 वाला इलेक्शन था, चाहे वो 24 वाला इलेक्शन था। हमारे मुल्क का फायदा तो इस बात में है ना कि जब स्टेबिलिटी आए। सिफ्तैन साहब, आपकी इजाजत से मैं जरा आगे चलती हूँ। राना एहसान साहब, इसी सवाल को लेकर मैं आपकी तरफ आऊँगी। तो पंजाब में जो बड़ी इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से तनकीद की जा रही है राना एहसान साहब, जैसा कि सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा की गिरफ्तारी, इस पर काफ़ी आपने देखा होगा कि बात की जा रही है, तनकीद भी की जा रही है। तो आपको लगता है कि इससे मसाइल हल की तरफ जाएंगे? फिर दूसरी जानिब आपको पता है KPK में किस मिजाज के वज़ीर आला साहब आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल जब ये इन्होंने एहतजाज किए, सबसे पहले तो एहतजाज का हर एक को हक है, पुरअमन हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको एहतजाज करने के लिए आपको इजाजत लेनी होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से। आपको बताना होता है कि आपने किस रूट पे एहतजाज करना है, कहाँ आपने तकरीरें करनी है। और अगर आप बगैर इजाजत के आप एहतजाज करते हैं और लोगों की आम जो जिंदगी है उसके अंदर खलल पैदा करते हैं, तो फिर डेफिनेटली कानून जो है उसके मुताबिक कार्रवाई करता है। क्या ही अच्छा होता कि ये एहतजाज की परमिशन लेते और परमिशन मिलने के बाद एहतजाज करते। लेकिन जब आप कायदे कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर पुलिस ने जो है वो रद्द अमल दिखाया, और जहां सड़कें भी ब्लॉक की गई, ट्रैफिक को भी रोका गया, अब कोई लोकेशन नहीं थी स्पेसिफाइड कि किधर इन्होंने एहतजाज करना है, कहाँ इन्होंने तकरीरें करनी है। तो मेरे ख्याल से उस वजह से ये रद्द अमल आया, वरना ऐसा रद्द अमल ना आता पुलिस की तरफ से। अच्छा, मैं अभी यही सवाल लेके सिफ्तैन खान साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। यानी ये अब जो बात राना एहसान साहब ने की कि अगर तरीके से एहतजाज किया जाए तो कोई मसला नहीं है, फिर आपकी जमात जो है वो फिर लाइंस को क्रॉस करती है, फिर इस तरह के मसाइल से दो चार होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, कानून होता है, तो उसको हाथ में जब लिया जाता है तो फिर इस तरह के हालात होते हैं। आप अग्री करते हैं उनकी बात से? जी, मैं इस बात से एग्री माजरत के साथ बिल्कुल नहीं करता। देखें, आपकी एक गवर्नमेंट बन गई, हमारे लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि 3-4 हलके आप खोल दें, तो अगर उन 3-4 हलकों में आप रीकाउंटिंग करा दें और फराख दिली से प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस वो ये कह दें कि चलो 4 हलकों के बाद आप लोगों ने, PTI वालों ने आगे नहीं बढ़ना, ये 4 हलके हम इसकी रीकाउंटिंग करा रहे हैं, आए ये हम खोल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़। जहाँ तक देखें, PTI इस वक्त अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान में, माइनस KP में उनकी गवर्नमेंट है। तो अब जब अपोजिशन वालों को आप ये राइट भी ना दें कि वो हाउस में जो डिमांड्स पुट अप करें आप वो भी पूरी ना करें, सड़कों पे निकल के जो एहतजाज करें वो भी आप पूरा ना करें, तो फिर अपोजिशन क्या करे? सिर्फ हुकूमत की तरफ देखती रहे और डेस्क बजाती रहे? क्या ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ये असूल हैं? देखें डॉक्टर साहिबा, कम से कम इतना तो करें फराख दिली कि अब तो जो बानी PTI हैं वो सिर्फ 4 उस पे आ गए कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, तो आप फराख दिली से खोल दें, इसमें क्या हो जाएगा? रीकाउंटिंग। सर, ये 4 हलकों का मामला तो उनके दिमाग में पता नहीं कब से, आपको याद होगा 2013 में भी 4 हलके खोलने का मुतालिबा था आप लोगों की जमात का, और फिर वो 126 दिन का तवील धरना, चले वो भी आपको याद होगा। अब जाके देखिए 24 आ गया, तो 13 से लेके 24 तक वो 4 हलके, अब आज भी वही मामले के 4 हलके खोले जाएं, तब भी 4 हलकों से मसला। जी अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे एक सवाल है जी कि अगर बानी PTI कहते हैं कि 4 हलकों में रीकाउंटिंग हो जाए, तो ये क्या अनडेमोक्रेटिक डिमांड है? राना एहसान साहब, चले राना साहब बताएंगे। रीकाउंटिंग, राना साहब ठीक है, रीकाउंटिंग का राइट है। चले ठीक है ना राना एहसान साहब, ठीक है, हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राना एहसान साहब। सिफ्तैन साहब कह रहे हैं कि क्या ये हमारा राइट नहीं है, कोई गैर आईनी डिमांड है ये हल्के खोलने का जो मामला है? जी राना एहसान साहब। देखिए डॉक्टर साहिबा, 4 हलकों में क्यों, ये जितने हलकों में इनको कंप्लेंट है ये इलेक्शन कमीशन में जाएं और उनको खुलवाएं, उनकी रीकाउंटिंग करवाएं, उधर अपनी एविडेंस पेश करें। अगर इलेक्शन कमीशन से ये मुतमईन नहीं है तो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं है, अदालतें हैं, अदालतों में जाएं। किसने इनको रोका है? देखिए बात ये कि 2018 में जब हमें बहुत संगीन शिकायतें थी इलेक्शन के कॉन्डक्ट के ऊपर, तो हमें PTI ने क्या फोरम जो है वो फराहम किया? उन्होंने यही हमें कहा ना कि आप जाएं,
अदालतों में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं। हम वहां गए, हमने वहां का रुख किया। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी कैबिनेट में, असेंबली के अंदर, जिसने जायजा लेना था 2018 के इलेक्शन पे हमारी डिमांड से। उसकी कोई इन्होंने 1-2 मीटिंग्स भी नहीं ली। तो बात यह है कि अगर आपने जो आपके दौरे हुकूमत में जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे रिगिंग के, आज भी वही अवेलेबल हैं, या तो आपने कोई नई चीज वहां हमारे लिए कोई पेशकश की हो। जब वही कानून और वही कायदे मौजूद हैं जो 2018 में थे, तो आप बिल्कुल रुख करें। आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप इलेक्शन कमीशन में अपने एविडेंस लेके वहां पेश करें, ट्रिब्यूनल्स में आप पेश हों, आप वहां अपना एविडेंस लेके जाएं, आप रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दें। आप 4 नहीं, आप 100 हल्के की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दें। वो प्लेटफॉर्म है। ना इससे कोई हुकूमत का लेना देना है, ना वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना है इससे, ना सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना है। आपका मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, आपका मामला है अदालतों से। दोनों आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट हैं। कोई आपको नहीं रोक रहा कि आप जाके आपके जो आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, वहां से आप इंसाफ लें। ये हमारे पे डिमांड है ही नहीं। ठीक है जी सत्यान साहब, ये तो फिर बड़ा आसान वो आपको हल बता रहे हैं कि आईनी या कानूनी हल क्या होता है इस मामले का। तो फिर आप लोगों को क्या मसला है? मैं बिल्कुल राना साहब राना साहब आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, एक होता है प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बात, एक होती है आपके पॉलिटिकल नॉर्म्स जो होते हैं, पॉलिटिकल एथिक्स जो होते हैं, पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी। देखें, हमेशा गवर्नमेंट जो होती है वो बड़ा भाई होती है, ऑपोजिशन जो होता है वो छोटा भाई होता है। अब असेंबलीज बन गई, ये आपके रिजर्व सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिस तरह लंगर तकसीम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कोई कितनी कहीं चली गई कहीं चली गई, चलें वो बात भी हो गई। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस अगर वो कह दें कि इनके 4 डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की है, तो मैं भी इनके साथ इत्तफाक कर रहा हूं और मैं भी इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं, तो क्या उन प्राइम मिनिस्टर का इसके बाद पॉलिटिकली, मॉरली, एथिकली कद बढ़ेगा? क्या ये डेमोक्रेसी जो है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी मुल्क में या नहीं? इतने छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, अगर ये हम एक दूसरे को टॉलरेट करें और हम इन बातों पे आ जाएं, तो मुद्दा तो ये है ना कि ये असेंबलीज अपनी टर्म पूरी करें। गवर्नमेंट का ये मुद्दा होगा टर्म पूरी करें। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं सत्यान साहब, आपकी जमात के हवाले से अगर मैं एक सवाल पूछूं बड़ा मेरिट पर, टॉलरेंस की आपने बात की, तो अदम बर्दाश्त जितनी पीटीआई में देखी गई कि किसी के साथ नहीं बैठना, किसी के साथ बात नहीं करनी, कि कोई हमसे बात करेगा ये कैसे हो सकता है? हमसे बात करने के शायद को काबिल ही नहीं, क्योंकि हम सबसे ऊपर हैं, पता नहीं हम इन सबसे मुनफरिद हैं, ये हमारे साथ बैठ नहीं सकते। इस तरह की बातें जो कि बड़ी तकब्बुर के जुमरे में आती हैं चीज़ें, कि इतना गरूर कि हम किसी से बैठेंगे नहीं, ये चीज़ें ये नहीं, ये देखें ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। बानी पीटीआई के हवाले से भी अभी तक के सवाल किए जाते हैं कि किसी से बैठना नहीं चाहते थे। फिर मुझे याद है कि जब 2018 में आपकी हुकूमत आई, तो अक्सर हम फवाद चौधरी साहब या किसी न किसी को टीवी पर ये बयान देते हुए देखते थे। शहजाद अकबर साहब अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर बाद में फिर देखें कि कहाँ गायब हुए, फिर जो बाकी मामला आए वो भी आपके सामने है। शहबाज गिल साहब, पहले से बता दिया जाता था अब इसकी बारी है, इसको पकड़ लिया जाएगा, नैब की तहकीकात होंगी, तफ्तीश की जाएगी, निकलता अंदर से कुछ भी नहीं था। फिर नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा भी था, ये भी कह दिया जाता था। तो ये सारे ट्रेंड जो आपकी जमात की जानिब से सेट किए जाते रहे, आप लोगों ने भी कहीं लचक नहीं दिखाई। ये जो आज आप बातें करें बहुत अच्छी बातें लग रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप लोगों की हुकूमत थी, आपने इस पर कितना अमल किया? कितने नंबर देंगे मेरिट पर? दिल पर हाथ रखिए और बताइए। जी डॉक्टर साहिबा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बातें 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ ठीक है। अब वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं ना, तो पीटीआई का डेलीगेशन भी गया, उनके साथ नेगोशिएट भी किया। उसके बाद मौलाना शेरानी हैं, उसके बाद जमात इस्लामी हैं, शेरपाव साहब हैं, इस तरह काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है जो चेयरमैन का बानी पीटीआई का नैरेटिव आया, दैट वाज PMLN और पीपल्स पार्टी के बारे में, कि इनके साथ, क्योंकि देखें जहां आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, जहां आपकी दो पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे हैं कि शायद वो कह रहे हैं कि जी उनके वोट पे डाका डाला गया,
वो कह रहे उनका मैंडेट चोरी किया गया है। और आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन पर आप इतनी तनकीद करते थे, आपके बानी पीटीआई इतनी तनकीद करते थे, उनके तरह तरह के नाम रखे जाते थे और उन नामों से उनको पुकारा जाता था जो कि बड़ा अनएथिकल लगता था। तो आज मौलाना साहब के साथ आप लोगों की आइडियोलॉजी मिलती है। आइडियोलॉजी इसलिए मिलती है कि मौलाना को सबसे बड़ा जो बीच में ये एक इशू बन रहा था, मौलाना बकौल मौलाना साहब के, मैं नहीं कह रहा या मैं उनकी हु एम आई टू से, वो कहते हैं कि हमारा ये उस पे वोट्स पे डाका। फिर इसी तरह महमूद खान अचकजई जो हैं उनको बना दिया प्रेसिडेंट का कैंडिडेट। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, अब बिल्कुल ही आप ये कहें कि पीटीआई रिजिडिटी दिखा रही है, तो पीटीआई रिजिडिटी तो नहीं दिखा रही। अचकजई साहब को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया, मौलाना साहब से निगोशिएट किए, और जो दीनी जमातें हैं, वहदतुल मुस्लिमीन है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, शेरानी साहब हैं, जमायत इस्लामी हैं, सबसे कर रहे हैं। बट जहां बिल्कुल ही क्लैश आता है आइडियोलॉजी का, तो वो बानी पीटीआई ने कहा कि इन दो पॉलिटिकल पार्टी से मैं निगोशिएट नहीं करूंगा। तो ये ठीक है, बीइंग हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी या बानी चेयरमैन या बानी पीटीआई के उनको हेड कह लें, इतना राइट तो उनका होना चाहिए कि वो किसको ठीक समझते हैं, किसको। बात ये हो रही है कि हम इस पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं। हम स्ट्रेस इस बात पे दें कि क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। मान लिया, काबीना के हवाले से भी बात करनी है। ठीक है जी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी, फिर ब्रेक पे जाना है। काबीना के हवाले से भी जरा बहुत से सवाल आते हैं। अच्छा राना एहसान साहब, वैसे आपकी जमात को कैसा महसूस हुआ जब मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई इनमें हमदर्दियाँ, मोहब्बतें पैदा होना शुरू हो गई और एक दूसरे के बारे में इतनी शीरी गुफ्तगू शुरू कर दी गई, जैसा कि अभी भी सिप्तैन साहब ने कहा कि आइडियोलॉजी मिलती है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से, JUI से, पीटीआई की। देखें, डेफिनेटली PMLN तो जो है वो तो पोलराइजेशन में बिलीव नहीं करती और बिलीव करती है कि मिलके चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बिल्कुल जब पीटीआई का हम मौक़िफ़ सुनते थे मौलाना साहब के बारे में, जो वो अलकाबात, डीजल और जो कुछ वो इस्तेमाल करते थे, और दूसरी तरफ से मौलाना साहब जो है वो यहूदी लॉबी और पता नहीं क्या कुछ, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बिल्कुल हैरानी हुई कि मौलाना साहब जो हैं वो भी क्योंकि अवाम ने उनको उस तरीके से मैंडेट नहीं दिया जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, तो उस बुनियाद पे वो इतने जो कह लें नेगेटिव थे एक दूसरे के साथ, वो आज इकट्ठे खड़े हुए हैं। बहरहाल देखें, बात मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं अगर कहूं कि जो इन्होंने बात की कि 4 हल्के जो हैं वो खुलवा दें, अगर हम इसके ऊपर जो है वो ये शर्त रखें कि बिल्कुल ये हमें काबिल कबूल है, अगर पीटीआई तस्लीम करे कि 9 मई के वाक़यात में वो मुलव्वस है और किस तरीके से उन्होंने अवाम को गुमराह किया, और उसके ऊपर वो माजरत करे, और इसी तरीके से जो साइफर का जो प्रोपोगेंडा उन्होंने किया, जो झूठ उन्होंने अवाम से बोला, उसको तस्लीम करे और अवाम से माफ़ी मांगे, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं। देखें, बात यह कि रवायात की बात की, रवायत तो हमने हमेशा से जमहूरी और अच्छी रवायत रखी। 2013 में KPK के अंदर हम हुकूमत बना सकते थे मौलाना साहब से के साथ मिलके, लेकिन क्योंकि PTI के पास उन्होंने सबसे ज्यादा सीट्स ली थी KPK में, तो हमने उनको कहा कि आप हुकूमत बनाएं। इसी तरह 2018 में जब हमारी सीट सबसे ज्यादा थी पंजाब के अंदर, तो तब PTI ने वो जेस्चर उसका रिटर्न नहीं किया और उन्होंने वहां जहाज चलाया और उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। तो बात ये रवायात को तो नहीं रखा गया। जब उनको हुकूमत मिली 13 से 18 में हमें मिली, हमने तो कोई नैब के कानून के तहत जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, लेकिन PTI ने का मकसद ही ये था, मकसूद ही ये था कि वो चुन चुन के एक एक हमारे ऑपोजिशन के जो लीडर्स थे उनको जेलों में डाले। बहरहाल ये रवायात तो उनको कायम रखनी चाहिए थी, जो सियासी और जमहूरी रवायतें होती उन्होंने नहीं रखी। हम तो अभी भी कहते हैं कि ये इंसाफ लें, अगर इनको लगता है इनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इनको नहीं दिया जाएगा। कोई जो है वो अगर ये चीज़ें तस्लीम करते हैं, माफिया मांगते हैं, अपनी जो गलतियां की हैं, शायद फिर आगे बढ़ने का सोचा जाए। बहरहाल इनके पास जो आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारे मौजूद हैं जहां से इनको रिलीफ मिल सकता है, वहां से जाएं और रिलीफ लें। ठीक है जी, चलिए मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़िम आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा राना एहसान साहब, एक सवाल कि अब काबीना जो है और ये जो 19 काबीना में वुज़रा हैं जिन्होंने हलफ ले लिया है, ये किस किस को कौन कौन सी वजारत मिल रही है, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। अहम वजारतें जैसे कि वज़ीर ख़जाना, खारिजा, दाखिला, उसके लिए गैर सियासी नामों की जो बाज़गश सुनाई दे रही है, सर इसकी क्या वजह है राना एहसान साहब? लोग बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो ये PMLN की कोalition हुकूमत है जिसको हम लीड कर रहे हैं। PMLN की सिंगल हुकूमत नहीं है, और हमारा पहले से जो है वो मकसूद हमने बता दिया है कि हम चाहते हैं कि कंसेंसस बेस्ड हो मामलात और सबको मिलके आगे लेके चलें। तो ये प्योरली PMLN की गवर्नमेंट नहीं है। इसके अंदर जो आपने जिनके नाम लिए, जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, वो बड़े एक कह लें कि फाइन पर्सन हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर विदाउट एनी डाउट। जी, मेरे ख्याल से ये प्योरली अगर PMLN की हुकूमत होती तो शायद आपको इस तरह की कैबिनेट ना नजर आती, लेकिन क्योंकि ये कोalition हुकूमत है और एक कंसेंसस बेस्ड हुकूमत है, तो मुख्तलिफ जो राय जो हमारे साथियों से आई उसके मुताबिक क्या बात है ना राना साहब कि ये कोalition हुकूमत है, सबकी राय के साथ बन रही है, लेकिन क्या ही बात है कि जो जिम्मेदारी है वो आप पर ही आएगी, क्योंकि आईनी ओहदे लिए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से ले लिए गए और अब आप लोगों ने ही जवाब देने हैं। मीडिया ने जब सवाल पूछना है तो नून लीग से पूछना है, महंगाई होगी तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, जितने में मसाइल होंगे उसका सवाल आपसे पूछा जाएगा, जवाब आपकी पार्टी को देना है। देखिए डॉक्टर साहिबा, बात यह है कि ये मुल्क हमारा है। अब हम ये कहें कि क्योंकि जिम्मेदारी हमारे पे पड़ रही है तो हम वो लेना नहीं चाहते, या हम पीछे हटना शुरू हो जाएं, या हम स्टेप अप ना करें। इस वक्त जो मुल्क की जो नहीं, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि फैसले सब मिलकर करेंगे जैसा कि आपने कहा, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो आपकी जमात पर ज्यादा आएगी। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल फैसले हम करेंगे। उन फैसलों के ऊपर जब तस्दीक होगी, देखें पार्लियामेंट के अंदर हम तो बजट भी नहीं पास कर सकते, तो जो बजट है वो आपका तयन करता है कि साल के अंदर कितना टैक्स लगना है, कहाँ लगना है, तो उसके ऊपर मोर तो हमारे कोalition पार्टनर्स की लगेगी, तो वो बिल पास होगा ना। तो डेफिनेटली फिर जिम्मेदारी सारों की होगी। कहने का मतलब ये कि बेशक हम वजारतें चला रहे हैं, लेकिन जो चीज पार्लियामेंट में आएगी उस पे तो सबकी तस्दीक होगी तो वो पास होगा ना। ठीक है जी। अच्छा सिफ्तान खान साहब, जो PTI ने पंजाब में शेडो कैबिनेट बनाने का जो फैसला कर लिया है, सर क्या हासिल करना है इस फैसले से, क्या करना चाह रहे हैं? सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। PTI ने जो पंजाब में शेडो कैबिनेट बनाने का फैसला किया है, मैं जानना चाह रही हूँ कि ये फैसला क्यों किया गया, क्या हासिल करना है इस फैसले से, क्या निकलेगा? अच्छा डॉक्टर साहिबा, पहले तो मैं ये जवाब दूंगा कि जिस तरह ये 18 की बात कर रहे थे कि जहाज़ उड़े और गवर्नमेंट बनी, तो मैं राना साहब को यही कहना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंस तो अब इन्होंने भी लिए, इनको भी बड़ी कोई क्लियर कट मेजॉरिटी तो नहीं थी। इंडिपेंडेंस 18 में अगर PTI ने लिए तो 24 में इन्होंने भी इंडिपेंडेंस ले के पंजाब में भी गवर्नमेंट बनी और फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी बनी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इनसे किसी ने क्या लेना है, या इनकी पॉलिटिकल पार्टी। मैंने जो बात की थी वो ये थी, मुझे भी ये पता है कि जो इदारे हैं वहाँ ही जाएंगे, वकला वहीं जाएंगे, रिलीफ वहीं लेंगे। मैं तो एक मॉरल्स की बात कर रहा था कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अनाउंस हो जाता कि ठीक है हम ये 4 हल्के ओपन कर रहे हैं, बट जैसे ऑपोजिशन लीडर हैं ये उमर अयूब, तो उमर अयूब हमें ये गारंटी एश्योरेंस दे दे कि इन 4 हल्कों का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी। मैं इस सेंस में बात कर रहा था। आई नो इनसे ना कोई स्पेशल आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, उमर अयूब साहब का भी आपने नाम लिया। उमर अयूब साहब ने भी हाल ही में जो बयान दिया है कि जी IG पंजाब को उन्होंने घर का मुलाजिम करार दे दिया। सर इस तरह के बयान जब दिए जाएंगे, ऐसी बयानबाजी से जब इज्तनाब नहीं किया जाएगा, तो फिर हालात कैसे इस्तेकाम की तरफ जाएंगे, स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब गुफ्तगू में मेचोरिटी नहीं आएगी? मैं कोई उनके नहीं, आपने उनका नाम लिया ना और इस्तेकाम की बात की, तो मेरे ज़हन में आया कि उन्होंने भी हालिया जो बयान दिए, इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? वो आज उनका बयान, वो तो आप उन्हीं से उनका व्यू पॉइंट ले लें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर इस तरह की बातें गवर्नमेंट, जिस तरह पहले भी मैंने कहा बड़ा भाई है, अगर वो इस तरह की बातें मान ले, 2-4 जो जायज़ मुतालबे हैं, तो ये मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी और आई थिंक बेहतर है। बाकी जो इन्होंने कहा कि 9 मई की मजम्मत, ये वो तो अदालतों में केस चल रहे हैं, 9 मई वाले,
वो अदालतों से क्या फैसले आते हैं उन पे हम क्यों कमेंट कर रहे हैं? हमें कमेंट करना भी नहीं चाहिए, वो अदालतें जाने, और 9 मई का जो भी फैसला आएगा वो कबूल होगा, वो तो अदालतों ने देना है ना। बाकी जो शेडो कैबिनेट है, मेरा ख्याल है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, डॉक्टर साहिबा, मदर डेमोक्रेसी तो आप इंग्लैंड को कहते हैं ना, जहाँ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ट्रेडिशंस पे चल रहा है, वहाँ भी शेडो कैबिनेट्स बनती हैं। तो शेडो कैबिनेट्स तो इन अ वे गवर्नमेंट को सपोर्ट होती है कि अब मिनिस्टर एजुकेशन है या ABC हेल्थ है या कोई भी है, तो जो शेडो कैबिनेट होगी वो उसमें नुक्स निकालेगी, वो कहेगी कि नहीं ये गलत चल रहे हैं, अगर हम इनकी जगह पे होते तो हम ये करते, वो अपना एजेंडा देंगे। तो इसमें अल्टीमेटली अच्छा एक और भी तो मसला है ना, देखिए वो तो आवाम का ही होना है ना। सिफ्तान साहब एक और मसला भी तो ना, यहाँ पर एक तनकीद बराए तनकीद होती है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती है कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स के लिए, किसी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए तनकीद की जा रही हो कि बेहतरी की जानिब हम बढ़े, तनकीद करने की वजह से सोल्यूशन नहीं बताया जा रहा होता, सिर्फ तनकीद की जा रही होती है, और वो भी बराए तनकीद कि बस सामने वाला चूंकि हमारी मुखालफत में है या हम उसकी मुखालफत में है, या हमें किसी की शक्ल नहीं पसंद या किसी से हमें इतनी चिढ़ हो गई है कि हमने बस तनकीद करनी है। तो तनकीद का भी एक लेवल होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए कि पता चले कि तनकीद की जा रही है, इस्लाह के लिए तनकीद की जा रही है, उसमें बेहतरी आएगी। तो डॉक्टर साहिबा, ये ज़्यादा बेहतर नहीं कि जब आपके असेंबली के सेशंस होते हैं, जब आपकी मीडिया टॉक्स होती हैं, वो सारी दुनिया सुनती है, और असेंबली के जो सेशंस होते हैं में बैठी होती है, असेंबली के अभी जो ये आपने देखा है, ये आगाज जो हुआ है हमारा, क्या हम बता रहे थे दुनिया को, असेंबली में क्या चल रहा था? जी राना एहसान साहब, ये ट्रेडिशंस ये तो ठीक होने वाली है। सर आप तो कुछ स्पीकर रह चुके हैं ना पंजाब असेंबली के, सिफ्तान साहब मुझे बताएं कि ठीक है, एहतजाज का भी एक तरीका होता है, सबका राइट होता है, जमहूरियत का हुस्न होता है इख्तिलाफ, लेकिन हमारे यहाँ इख्तिलाफ से आगे बात बढ़ जाती है। डॉक्टर साहिबा, मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1.5 साल स्पीकर रहा हूँ, और जो चंद महीने थे वहाँ असेंबली भी इंटैक्ट थी। एक सेशन में भी आप बता दें कि मुझे कोई फोर्स या पुलिस या ये या वो, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। 1.5 साल स्मूथली एज स्पीकर रहे। बट आप वो दौर भी याद करें जब पुलिस कांस्टेबल्स की लाइंस लगी हुई थी, और चीफ मिनिस्टर उस वक्त हमारे उस्मान बुज़दार साहब थे और स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे। उनके सामने कांस्टेबल्स जो थे वो पंजाब असेंबली के अंदर घुसे पड़े थे, अंदर आए हुए थे, MPs को पकड़ रहे थे। मतलब अब देखें, अब बायगॉन्स आर बायगॉन्स, चलो वो एक, मैं ज़्यादा तनकीद नहीं करता, वो ठीक हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन क्या मूविंग अहेड हम अब कुछ बेहतरी ला सकते हैं? अवाम तो हमें देख रही है ना, जैसे आपने शेडो कैबिनेट की बात की, अगर शेडो कैबिनेट में तनकीद बराए इस्लाह, या लेट सपोज हम लोग कहेंगे कि ये तनकीद बराए इस्लाह है, कोई हमारे भाई कहेंगे ये तनकीद बराए तनकीद है, तो लेट देम। ठीक है जी, चलें, ठीक है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने हमें पहले ज्वाइन करना था लेकिन थोड़ी देर से आए हैं, तो अब हम उनके साथ एक अलग से सेगमेंट कर रहे हैं। जी कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपका बड़ा हम इंतज़ार करते रहे। तो सर, ये नून लीग वाले भी बड़ा इंतज़ार करते रहे कि आप लोग वजारतें ले लेंगे, लेकिन आप लोगों ने बड़ा स्मार्ट मूव किया कि आप लोगों ने आईनी ओहदे लिए लेकिन वजारतें नहीं ली। अब सुनने में आता है कि कोई फेज़ 2 आएगा जब आप लोग वजारतें लेंगे। ये प्री मेच्योर गुफ्तगू है, पहले से बातें की जा रही हैं, वो हमारे यहाँ बड़े वो टेवे तुक्के, अंदाजे, रूमर्स, अफवाहें, या फिर वाकई ऐसा कुछ होगा आगे जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी इंतज़ार घड़ी तो ख़त्म हो गई, शायद उनकी ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप डिस्कस करते रहें प्रोग्रामों में, लेकिन फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा, यानी आगे जाके भी ऐसा नहीं होने लगा इस पूरे टेन्योर। पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन फिलहाल हमारा, आपने खुद ही अपनी बात को डिनाई कर दिया, बात कह के खुद ही अपनी बात को डिनाई कर दी कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है आगे जाके। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी तक दूर दूर कोई चांद, साथ आपने ये भी कहते कि कुछ भी हरफ, पहले तो है कि रमज़ान का चांद आपको और आपके देखने वालों को मुबारक, और साथ साथ वजारतों का चांद फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो वजारतें अब जो मिल रही हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन नामों को? ख़ासतौर पे कुछ नामों पर बड़ी बाज़गश ये सुनाई दे रही है नामों की कि जो नाम गैर सियासी हैं उनका जिक्र।
देखें जो आपके मुखालिफ हैं वो तो अगर आप जितने भी अच्छे लोग लेंगे उन पर एतराज़ करेंगे, जो आपके दोस्त हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं वो जितने भी जो कुछ भी वो बोले ठीक है। PMLN की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, उनका प्रोग्राम है, वो अपनी काबीना में किन किन लोगों को लेते हैं, टेक्नोक्रेट्स लेते हैं, अपनी पार्टी से लेते हैं, जो भी लेते हैं उनका प्रोग्राम है। तो उन्होंने काबीना बनाई है, हम उनके लिए दुआगो हैं और उनकी सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए। अच्छा, निगरान हुकूमत में रहने वाले कुछ नाम कोई पीपल्स पार्टी का हो जाता है, कोई नून लीग का हो जाता है, इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, क्या वजह? पहले आपने हमारे खाते में डाल दिया, उनके खाते में डाल रहे हैं। मुझे पता है मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब तो आपके खाते में है, वो हमारी टिकट पर इलेक्शन लड़े, MPA बने और हमने उनको CM बनाए। ठीक है, कॉम्पिटेंट शख्सियत है विदाउट एनी डाउट। जो है वो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि किसी पार्टी में इस वक्त तक नहीं है। सर इतने नागुज़ीर क्यों हो गए हैं? मतलब आपकी भी फेवरेट हैं, नून लीग के भी फेवरेट हैं। नून लीग ने कैबिनेट में लिया तो अगर आप उनके जो पत्नी अपने प्रोग्राम में पूछो कि नहीं पूछो, उनसे पूछेंगे उन्होंने क्यों लिया। हमारी कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है। हाँ, दोस्ती तो हमारी भी PMLN के साथ भी है, बाकी पार्टियों के दोस्तों के साथ भी है। ज़रूरी नहीं कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से होंगे और आप दूसरों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, ताल्लुकात और किसी के होते हैं। यानी आपने कह दिया कि ये नून लीग की तरफ से बस उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। देखें हम तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं, हमें तो नाम नहीं दिए, PMLN ने लिए, तो PMLN ने अपनी कैबिनेट बनाई है, तो उन्होंने बनाई तो अच्छी बात है बनाई। आपसे कारकर्दगी के बारे में वैसे मीडिया सवाल पूछ सकता है आगे जाके, सारा कुछ हम नून लीग से पूछते रहेंगे? हम आपको जवाब दें, आप जवाब दें हैं, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में आपसे खुलकर बात कर सकते हैं? बिल्कुल आप करें। पहले वजारतें आपने ली नहीं है सर, आपने क्या ये छक्के मारे आपने कि आप लोग आईनी ओहदे भी लेके बैठ गए हैं, आपने हुकूमत काबीना तश्कील देने में भी उनका पूरा साथ दिया, और अब आप कह रहे हैं कि मतलब वो वजारतें भी आप नहीं ले रहे हैं। अब हम आपसे अगर मईशत पे सवाल पूछेंगे आप कहेंगे नून लीग से बात करें। नहीं, हम मईशत में जो इनपुट हमें जो हमारे पास होगा। मोहसिन नकवी साहब का आपने जवाब नहीं दिया, आपने कहा नून लीग को रख ले, तो मईशत का जवाब आप कैसे देंगे? आप कहेंगे उनका वज़ीर ख़ज़ाना से पूछे। मोहसिन नकवी में कॉम्पिटेंसी होगी, उन्होंने देखी होगी, तुमने रखा होगा। बिल्कुल होगी। तो फिर जब रखे सबसे बड़े सूबे के वो निगरान वज़ीर आला रहे हैं। अब मैं तो बोलो से नहीं पूछ सकता ना कि आप एंकर क्यों रखे हैं, फलां चैनल से क्यों लिया, यहाँ पे क्यों है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ बोलो से कि आप एंकर हमारे कहने पे रखें? एक चैनल से दूसरे चैनल जब आप स्विच करते हैं। सर हम तो खुद मजदूर लोग हैं, अब क्या बात करें, तो हम भी सियासी लोग हैं। ये तो अगर उन्होंने देखा है कि अगर मोहसिन नकवी साहब में कोई कॉम्पिटेंसी होगी एज ए CM, उन्होंने हम आपके चैनल्स पे देखते थे उनकी रोज़मर्रा की जो कारकर्दगी थी, रात को भी घूम रहे हैं, दिन भी, तो शहबाज शरीफ साहब ने कॉम्पिटेंसी देखी, उनको रखा होगा। कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। ये तो आपने वैसे अभी ऐसा एक जवाब दिया कि जैसे पंजाब और KPK में आगे जाता हुआ माहौल दिखाई दे रहा है कि KPK और पंजाब के जो आपस में मामला आगे नजर आ रहे हैं। नहीं, आपकी ख्वाहिश है लड़ाई की, लेकिन मैं नहीं समझता। हमारी क्यों ख्वाहिश होगी, हम तो नहीं चाहते। नहीं, आप कह रहे हैं माहौल। आप गंडापुर साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखते। और मरियम साहिबा से? उनकी पहली दफ़ा आई है और कुछ दिनों के बाद उसकी परफॉर्मेंस हम डिबेट कर सकते हैं। तो गवर्नर KPK फिर बन रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब? नहीं, मुझे कोई पता नहीं, पार्टी ने फैसला करना है कि उन्हें किसको बनाना है। ख्वाहिश है? सियासतदानों की ख्वाहिश तो बिल्कुल होती है, लेकिन ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है। यानी आपकी ख्वाहिश है? नहीं, देखें 342 के ऐवान कौमी असम्बली का हर बंदे की ख्वाहिश को वज़ीर आज़म बने। ठीक है, बिल्कुल। तो बात यह है कि इस पार्टी की जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फैसला करने के उन्हें किसको बनाना है। कुंडी साहब बा मुकाबला गंडापुर साहब, कैसा लगेगा? एक गवर्नर, एक वजीर आला। नहीं, मैं नहीं समझता कि सच वर्किंग रिलेशनशिप कैसा होगा अगर बन जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सूबे की बेहतरी के लिए चाहे जो भी गवर्नर जाए पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसको सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सर वो तो हलफ बर्दारी, वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी में भी शिरकत उन्होंने नहीं की। फिर जब ये अभी वज़ीर आज़म साहब गए थे पेशावर, वहाँ पर भी आपने देखा कि नहीं थे वो देखिए ये उनकी, मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा काम है। मैं समझता हूँ कि जब आप एक CM बन गए, आपने इलेक्शन लड़ लिया, चीज़ें हो चुकी हैं, तो अभी आपको जो है आगे बढ़ना है, आपने सूबे की तरक्की के लिए बढ़ना है। यानी जो भी गवर्नर KPK बनेगा, गंडापुर साहब के साथ काम करना उसके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। देखिए सूबाई हुकूमत को चाहिए, देखिए इस वक्त हमारे सूबे के पास माली बहरान है, पैसे नहीं तनख्वाह देने के लिए, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़नी है, हमने जो है फॉर्मर फाटा में जो डेवलपमेंट काम करने वो भी करने हैं, बाकी चीज़ें भी करनी है, तो वो मरकज़ के बगैर नहीं हो सकता। आपको मरकज़ के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ेगी अपने सूबे की तरक्की के लिए। आप अगर फिल्मी डायलॉग बोलेंगे, सर वो तो उनको वज़ीर आज़म ही नहीं मानते, उनकी आपने उनका धुआंधार खिताब देखा। अगर मैं बोलूँ कि डॉक्टर फीसद साहब एंकर नहीं है तो आप एंकर नहीं होंगी, आप तो एंकर है जी। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हम नहीं कह रहे,
देखिए उनके कहने से या ना अच्छा, अगर आप मुझे एंकर नहीं मानेंगे, चलें इस एग्जांपल को आपने बड़ा अच्छी एग्जांपल दी, तो फिर आप यहाँ कैसे बैठे होते? आप यहाँ बैठे, आप मुझे एंकर समझ के यहाँ पर आके बैठ गए। वो कहता है मैं वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म समझता ही नहीं हूँ, ये कहते हैं गंडापुर साहब, वो तकरीब वाला बरदारी में नहीं है। जब साथ ही नहीं बैठेंगे तो वर्किंग रिलेशन चलेगा कैसे? तो अपना नुकसान करेंगे, सूबे का नुकसान करेंगे। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं मान रहे तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म तो काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी कहने से या ना कहने से या सुल्तान रही के डायलॉग से चीज़ें नहीं चलती। अच्छा, पंजाब में गवर्नरशिप के मामला कहाँ तक पहुँचे? अब तो आसिफ अली ज़रदारी सब सदर बन चुके हैं, मामला बड़े क्लियर होंगे। देखिए आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सलाह मशवरे करने अपनी पार्टी सीनियर क़यादत के साथ, और उसके बाद उन्हें दोनों सूबों के गवर्नर्स के ऐलान। यानी कायरा साहब को एक्सपेक्ट करें गवर्नर पंजाब? आई डोंट नो पार्टी। आपके बड़े प्यारे दोस्त हैं नदीम अफजल चंद साहब, दोनों मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, लेकिन चंद साहब से शायद आपकी ज़्यादा दोस्ती है। चले से। दोनों से है, लेकिन सुनने में आता है कि चंद साहब के नाम पर कुछ लोगों को एतराज़ात हैं, क्या ये मुझे सही नहीं, कोई एतराज़ात नहीं है। पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप प्रोग्राम है, जिसको वो बनाए। कायरा साहब के ज़्यादा चांस है चंद साहब के? चले अंदाजे के दोनों के मुताबिक बहुत अच्छे चांसेस हैं। दोनों के चांसेस हैं, दोनों में से एक होगा गवर्नर पंजाब? दो तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक होगा, कोई तीसरा नाम नहीं होगा? नहीं, मे भी हो सकता है। पार्टी में तो कुछ भी हो सकता है, पार्टी ने डिसाइड करना है। ये तो सिर्फ ये है कि नाम ऐसे चल रहा है। आपने दोनों तरह दोस्ती निभा दी, बड़े स्मार्ट हैं आप। नहीं, दोस्ती नहीं, मेरे दोनों अच्छे दोस्त हैं, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। और उसके बाद पार्टी लीडरशिप को पता है कि पंजाब या केपी में अगर आप बात करें, पार्टी लीडरशिप को पता है कौन क्या है, उनने फैसला करना है। ये फैसला आपका और मेरा तो नहीं है, पार्टी लीडरशिप जो भी फैसला करेगी ठीक है, हर किसी को कबूल होगा। ठीक है। सिंध में क्या देखते हैं आप, गवर्नर और केपी के और वर्किंग रिलेशनशिप, आगे जाके सिंध में क्या आप चेंज देखते हैं? देखिए सिंध में एमक्यूएम ने इस दफ़ा तो बड़ी खुलकर तनकीद की पीपल्स पार्टी पर, और देखिए सिंध में गवर्नर जो है वो और बलूचिस्तान में PMLN ने लगाने, MQM का हक है, वो अपोजिशन में सिंध में, उनका हक है कि वो तनकीद बराए इस्लाह करें। हम अपनी उनकी तनकीद से सूबाई हुकूमत अच्छा डिलीवर करेगी। हम MQM के मशहूर हैं। आखिरी प्रोग्राम मैंने कहा था कि वोट देंगे, तो हम उनके मशहूर हैं कि उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को प्रेसिडेंसी का वोट दिया। और इंशाल्लाह हम आपने मेरे प्रोग्राम में एक और बात की थी कि मौलाना साहब मान जाएंगे, परेशान ना हो। मौलाना साहब अभी तक नहीं माने, इस दफ़ा लंबे नाराज़ हो गए। गुंडी साहब के बाद मान जाएंगे, लंबे नाराज़ हो गए? इतनी देर इंतजार करना पड़ेगा ईद तक? इतनी देर ईद देखें, खुदा ताला ज़िंदगी दे तो भी देखें, पिछला रमज़ान हमें ऐसे लगे जैसे कल गुज़रा। अभी ब्रेक से पहले बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए जब सिब्तैन खान साहब मौलाना साहब की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी मिलती है हमारी पार्टी की मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से। हैरान हो गई थी, सब हैरान हुए थे। आपने पिछले दिनों में एक बयान दिया ना, क़यामत की निशानी है ये, परेशान आपका बयान था ना, क़यामत की निशानी है ये, सियासी क़यामत की निशानी, सियासी क़यामत की निशानी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ईद तक मौलाना फजल रहमान साहब मान जाएंगे? देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट अभी बने हैं, वो जब प्रेसिडेंसी गए हैं, माजी में भी उन्होंने प्रेसिडेंसी में एक अहम किरदार अदा किया। आज मैं समझता हूँ कि मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा मिलकर मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। ठीक है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी वो शख्सियत है जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ठीक है एक टेबल पर बिठा सकते हैं। आसिफा भुट्टो साहिबा के हवाले से भी किसी अहम किरदार के हवाले से बात की जा रही है, कितनी सदाकत है इसमें? आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहब गालिबन मेरे ख्याल में अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन फाइनल हो चुके को नवाब शाह से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेगी आसिफ अली ज़रदारी साहब की सीट पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी गुंडी साहब आपके तशरीफ़ लाने के लिए, आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।